हेलो एंड वेलकम यू ऑल अगेन। सो नाउ इट्स डे 2 ऑफ एडवर्ब। इससे पहले मैंने डे 1 ऑफ एडवर्ब पढ़ा दिया है। जो भी बेसिक हो सकता है एडवर्ब के टाइटल को लेकर के, इसके पैटर्न्स किस किस तरीके से, किसको ये क्वालिफाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ब को बताए या और किसी को बता सकता है, ये सारे डायलेमास को मैंने क्लियर कर रखा है। अब सर सवाल ये होता है कि अगर ये किसी पर्टिकुलर को क्वालिफाई ना करके बहुत सारे शब्दों को क्वालिफाई करे तो क्या बहुत सारे चैप्टर को लेकर के रूल्स बन सकते हैं? देखो, वो रूल्स बनने को तो एडवर्ब में बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के बन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के या प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो टारगेट उन्हीं रूल्स को करते हुए मैं ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताता जाऊंगा जो बहुत ही रेलिवेंट है। छोड़ूंगा तो एक भी नहीं, कुछ छूटेगा तो क्वेश्चंस में कर लेते हैं हम लोग, लेकिन छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबू कि क्या क्या रूल्स इसके अंदर हो सकता है, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ रूल्स की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पूरा टॉपिक जो हो सकता है वो पूरा डिटेल में पढ़ा था, टाइटल क्या होता है, बट आज मैं बात करूंगा सिर्फ क्वेश्चंस का और सिर्फ रूल्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं सर, किस किस तरीके के इसमें रूल्स होते हैं। और एज वी नो कि ये क्वालिटी चैप्टर है तो बात भी किसी क्वालिटी का ही करेगा, ठीक है। क्वालिटी यू नो ना कि क्वालिटी क्या होता है। नाउन पर नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, लेकिन किसी दूसरे चैप्टर जैसे एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब खुद की विशेषता भी बतलाता है, तो वो एडवर्ब ही कहलाता है। आइए दिखाते हैं कौन कौन तरीके के रूल्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो यहां से हम लोगों ने शुरू किया था एडवर्ब्स को लेकर के बाबू, और हम लोग इस जगह पर थे कि सब, और बेसिकली मैंने आपको ना क्या क्या बातें बताई थी, एक छोटा सा रिकॉल करवा देता हूं मैं कि सारे एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब नहीं होते हैं। जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या पता है कि एलवाई लगा हुआ है तो एडवर्ब मान लेते थे, लेकिन नहीं, ऐसा होता है क्या? बिना एलवाई वाले वर्ड्स भी जो होते हैं वो भी एडवर्ब हो सकते हैं, और एलवाई लगने के बाद भी वर्ड एडवर्ब नहीं होते। और ये पहचानने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक बार मैं फिंगर टिप्स पर काउंट करवा देता हूँ। आप जब भी एलवाई देखो उसका बाइफर्केशन करो, हिंदी में बोला जाए तो संधि विच्छेद करो। और अगर एलवाई के साथ आपके पास, इतना तो आप सभी को पता है कि अगर एलवाई के साथ जब तोड़ेंगे तो कैसे कैसे दिखेगा, तो नाउन प्लस एलवाई दिखेगा, और नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल टू व्हाट, इज बिहेव लाइक एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एलवाई ये सब के सब एडवर्ब के जैसे काम करते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब कहलाएगा। कुछ एलवाई वाले वर्ड्स जो हमेशा से आपके कंफ्यूजन में थे कि सर ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, तो ये मैंने क्लियर करवा दिए, और उसी को लेकर के मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा था जिसका आंसर मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। और आज बारी है इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं और कुछ इसके रिगार्डिंग रूल समझते हैं। 4 रूल्स ही पढ़ेंगे ना, लेकिन समझ के जाएंगे, तो प्लीज़ पेशेंस रख के चलिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। फ्रैक्शंस में वीडियोस आते हैं ताकि आप भी अच्छे तरीके से नोट्स लिखो और रिवीजन कर सको, ठीक है बाबू। आइए शुरुआत करते हैं बाबू, क्या क्या हो सकता है आज के पहले रूल्स में। तो आइए, ये रहा बाबू आपका पहला रूल्स। तो बहुत ही अच्छा सा रूल्स दिख रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले एक झलक आप लोग देख लो इसको कि क्या मैंने लिखा है। चलो, तो एक बार आप लोग देख लो इस चीज को, फिर मैं बताता हूं। देखो, कोई मैं कंजर्वेटिव तरीके से नहीं लिखवा रहा हूँ। एक मॉडर्न जमाने में जितना भी इजी हो सकता है सामान रखने का उतना इजी करते हैं हम लोग। सामान इन द सेंस रूल्स, जितना इजी हो सकता है। देखो, कॉम्प्लिकेशन तो हर जगह है बाबू, लेकिन जहाँ पर इजी हो सकता है ईज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वरना फिर वही ऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। एक एक सेक्शन वाइज सेक्शन में क्लियर करते जाता हूँ, ठीक है। जो भी आपको डॉट्स आता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करता हूँ। जैसे लास्ट कमेंट में किसी ने कमेंट किया था सर ये नहीं होगा, तो मैंने उनको क्लैरिफाई किया था बाबू दोनों हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे देखो एक वर्ड है बाबू आपके पास, टू मच। वर्ड है आपके पास टू मच, वर्ड है टू मच, और एक वर्ड है मच टू। ये दोनों के दोनों एक क्वालिटी वर्ड्स है। अब सवाल ये होता है कि सर इनमें से कौन सा शब्द किसको क्वालिफाई करता है? टू मच किसको करता है, मच टू किसको करता है? तो ये टू मच और मच टू में क्या फ़र्क है? ये जो दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है? टू मच और मच टू में क्या फ़र्क है? तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना है। टू मच जब कभी भी लगेगा तो समझ जाइएगा वो किसी नाउन के बारे में दिखा रहा है, और अगर मच टू यूज़ कर रहे हो तो ये किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है। जैसे क्या बोलते हो कि सी हैज़, नॉट इज, सी हैज़ टू मच एटीट्यूड या मच टू एटीट्यूड।
अभी एटीट्यूड क्या है सर? एटीट्यूड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। लड़कियां यूज़ करते हैं ना, टू मच। तो टू मच जो होता है बेसिकली, इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमेशा जो यूज़ होता है एक नाउन के साथ यूज़ होता है। और अगर मच टू के बारे में पूछा जाए तो मच टू हमेशा एक एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। बहुत ही पॉइंट जो है इसका कंफ्यूजन हो जाता है कि लोग सर टू मच यूज़ करें कि मच टू यूज़ करें। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है बाबू कि अगर नाउन दिखे तो उसके साथ टू मच यूज़ करना, और अगर नाउन के अलावा कुछ दिखे, बेसिकली वो एडजेक्टिव भी दिख सकता है, उसके साथ आप मच टू का यूज़ करोगे। तो क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है अब दिखाता हूँ यहाँ पे। टू मच और मच टू, टू मच और मच टू यहाँ पे लिखा हुआ है। आई हैव सम फीलर्स, हर वर्ड्स आर डैश पेनफुल। आप सभी को पता है बाबू कि अगर किसी वर्ड के साथ आपके पास फुल लगा रहे, वो सब के सब एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मच टू। क्या हो जाएगा? मच टू। लेकिन एटीट्यूड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कैसा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहीं पे दे रखा है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि उस जगह पर आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ टू मच। दैट इज़ टू मच। पढ़। तो सी हैज़ टू मच एटीट्यूड, सी हैज़ टू मच एटीट्यूड और हर वर्ड्स आर मच टू पेनफुल। दिस इज द आंसर। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा कि टू मच कहाँ यूज़ करते हैं और मच टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं। टू मच का यूज़ करते हैं बाबू नाउन के साथ, और मच टू का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के साथ। कुछ दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, छोटा सा पॉइंट था, मुझे लगा कहीं छूट ना जाए इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया। होता है ना कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ छिप जाती हैं, तो वही दिस है यहाँ पे कि आपको छोटे छोटे रूल्स को भी इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि एग्जाम में इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। आई गेस ये बात आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यस तो नाउ लेट्स मूव ऑन। आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स पे। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेना। यही तो तकलीफ देता है भाई, ये थोड़ा सा रुक जाओ। पता नहीं क्यों तकलीफ देता है यार। चलो जब तक ये ओपन हो तब तक हम लोग एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। तो आई होप कि आपने पहले पार्ट का जो नोट होता है वो कर लिया है। देखो लिखते जाना, क्योंकि मेरे लैंग्वेज में बोला जाए तो नोट मेकिंग भी एक एबिलिटी बाबू, और अगर आपने सही से नोट नहीं किया तो ये आप ही को हैम्पर करेगा। कब तक पढ़ते रहोगे? एक बार पढ़ लिया उसके बाद खुद से रिवीजन करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस भाई साहब का जो तकलीफ है वो दूर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो तो ये हम लोग का हो गया बाबू। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, आई मीन इसी के बाद वाले स्लाइड पे। अब को प्रॉब्लम ना हो, थैंक गॉड कि प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन है इस बारी सेकंड रूल। एक रूल हम लोगों ने पढ़ लिया, एक और रूल की बारी है, और इस रूल का नाम है वेरी और मच। इस रूल का नाम है वेरी और मच। तो अगर आपको कोई पूछे बेटा कि वेरी क्या है तो बोलना एक एडवर्ब है, मच क्या है तो ये भी एक एडवर्ब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेरी का यूज़ कहाँ करते हैं, मच का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप वेरी का यूज़ कर रहे हो और मच का यूज़ कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है जो आपके पास होना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वेरी और मच में क्या फ़र्क है। देखो बाबू, तो वेरी के पास है पॉजिटिव डिग्री और मच के पास है कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो वेरी का बाबू तो सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, और अगर मच का यूज़ करना चाहते हो डिग्री के रिगार्डिंग में तो कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। देखो एज वी टॉक की कुछ और बातें हो सकती तो वो रिगार्डलेस है, कुछ चीज़ें जो पहले हो सकती है उसको याद रखना कि वेरी का यूज़ जो है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है और मच का यूज़ जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में हो सकता है। बात समझ में आया ना? अगर ये बातें सच है तो सब कैन आई से कि इसका यूज़ क्या सुपरलेटिव्स में यूज़ होता है? तो मेरा आंसर है यस। मैं वेरी का और मच का सुपरलेटिव्स के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, बशर्ते आपके पास इसका जो पैटर्न है वो कई बार क्या हमेशा एक होता है। आप एक ही जगह पर दोनों का यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कैसे एक ही जगह पर दोनों का यूज़ कर सकते हो, बस खाली क्या तरीका अलग अलग होता है। देखना चाहोगे क्या? देखो, अगर सुपरलेटिव के साथ द लगाना चाहते हो, अगर सुपरलेटिव के साथ द लगाना चाहते हो तो ये वेरी लगाना चाहते हो तो आपके पास जो वेरी है ये आप सभी को पता है सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द आता है, तो इनके बीच में आपको यूज़ करना पड़ेगा किसका? वेरी का। इनके बीच में यूज़ करना पड़ेगा वेरी का। लेकिन अगर मैं मच की बात करूं तो मच का यूज़ हमेशा द प्लस सुपरलेटिव के पहले होगा।
द प्लस सुपरलेटिव के पहले, और जो वेरी है वो द और सुपरलेटिव के बीच में होगा। तो सर अभी आप बोल रहे थे दोनों एक जैसा यूज होता है। अरे क्वेश्चन आएगा ना तो दोनों एरर्स एक जगह पर आप सुधार सकते हो दो तरीके से, एक एरर को दो तरीके से सुधार सकते हो। क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे, वो वहीं से पता चलेगा। तो फिलहाल ये रखो कि सुपरलेटिव के साथ अगर वेरी लगना रहेगा तो इन दोनों के बीच में लगेगा, और अगर आपके पास मच यूज आना चाहेगा तो हमेशा सुपरलेटिव्स के पहले यूज होगा। तो दो तरीके से यूज हो सकता है वेरी और मच का। सर नीचे कुछ दिख रहा है V3 और V4 के लेकर के, तो आइए इसको बताता हूँ। हालांकि इसके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एग्जाम्स में, इसको मैं नॉन फाइनाइट में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बातें उठी तो बता देता हूँ। देखो बेटा, वेरी के साथ हमेशा जेरंड लगता है। जेरंड इन द सेंस V4, पार्टिसिपल्स में V4 यूज होता है, जेरंड में V4 यूज होता है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वेरी के साथ हमेशा आपको V4 यूज करना है, वेरी के साथ हमेशा आपको V4 यूज करना है। और दूसरा है कि मच के साथ यूज क्या होगा, तो मच के साथ आपको हमेशा V3 का यूज करना है। मच के साथ हमेशा क्या यूज करना है, V3 का यूज करना है। अब आपके पास ये चीजें क्लियर हो गई कि वेरी हमेशा V4 के साथ जाएगा, मच हमेशा V3 के साथ जाएगा। एक बार आप लोग पूरा पेपर देख लो कि मैंने वेरी और मच को लेकर के क्या बातें बताई। लिख लिया? एक बातें और मैं बोलूंगा, लिख लीजिएगा, हालांकि वो छोटा सा पॉइंट है। देखो, वेरी और मच दोनों बराबर होते हैं। जिस तरीके से जो अर्थ वेरी का होता है, सिमिलर अर्थ मच का होता है। बस फर्क ये है कि इन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में किया जाता है। एक और बात है, याद रखना, वेरी और मच का यूज किसी भी तरह के क्वालिटी में यूज हो सकता है, मीन्स एनी क्वालिटी। इनका यूज किसी भी क्वालिटीज के साथ कर सकते हो। क्वालिटीज मतलब भाई अच्छे क्वालिटीज हो सकते हैं, बैड क्वालिटीज हो सकते हैं, किसी के क्वालिटी के साथ वेरी और मच का यूज हो जाएगा। ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि सर वेरी अच्छा के साथ लगेगा, मच अच्छा के साथ लगेगा। देयर इज नो एनी डिफरेंस कि आप इनके बीचों को लगा दो, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता है इनके बीच में। तो इस चीज को याद रखिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे अभी मैं एक वर्ड बताऊंगा जहां पे सिर्फ खराब क्वालिटी के साथ ये लगेगा, अच्छे क्वालिटी के साथ वो लगेगा, ऐसी बातें होती रहेंगी। चलो बाबू, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब आप लोग जरा एक बार देखो तो क्या आपको समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया, तो बताओ क्या हो सकता है। हर रूल्स के नीचे कुछ क्वेश्चंस होगा ताकि आप उसका जो नोट बनाओ तो कायदे से वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। ओके बाबू, चलो बताओ क्या सही आंसर हो सकता है। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो सकता है आंसर बाबू। चलो हो गया। आई गेस कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ बातें क्या क्या हो सकती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना लिख के समझाता हूँ। चलो आओ देखो क्या हो सकता है आंसर, ध्यान से देखना। तो लिखा, सी प्रेजेंटेड द डाटा वेरी गुड एज कंपेयर्ड विथ हिज सीनियर्स। इसमें ना बहुत सारे एरर्स हैं, क्वेश्चन सुनने में अजीब लग रहा है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, सी रिप्रेजेंट्स भी हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ब को लेकर के एरर है, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, सी रिप्रेजेंट को लेकर के आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है दैट इज सी। वर्ब को लेकर के एरर हो जाएगा, सबसे पहला रिप्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे एस लगा दो, रिप्रेजेंट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो V5 लगेगा। द डाटा। अब आप सभी को पता है कि सेंटेंस में एक कंपैरिजन वाला सेंस जनरेट हो रहा है। देखो आप लोग कंपैरिजन सिर्फ यही समझते हो कि ध्यान लग जाता है, नहीं, सेंटेंस ऐसे भी दिख सकता है कि ये कंपेयर हो रहा है एज कंपेयर्ड विथ हिज सीनियर्स, कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से डाटा को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एरर जो था बाबू वो कंपैरिजन वाला सेंस आ रहा है, तो वेरी गुड नहीं होगा, मच बेटर हो जाएगा, मच बेटर।
अब आप लोग देखोगे कि सर यहाँ पे गुड लगा था तो वेरी तो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई आपको डीप थिंकिंग भी तो रखना पड़ेगा। तो सही आंसर रहेगा सी रिप्रेजेंट्स द डाटा मच बेटर विथ हिज सीनियर्स, विथ हिज सीनियर्स, विथ हिज सीनियर्स। अब क्वेश्चन जिस तरीके से दिया था उसी तरीके से मैंने एरर बना दिया। हालांकि दान भी हो सकता था, लेकिन दान का जगह कहीं है नहीं तो मैंने दान लगाया नहीं। ये सेंटेंस ऐसे भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। सी रिप्रेजेंट्स द डाटा मच बेटर विथ हिज सीनियर्स। अगला क्वेश्चन है व्हेन आई फाउंड शी वाज देयर मच ग्लैड टू मीट। अब बताओ टू मीट मी, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, ग्लैड एक पॉजिटिव डिग्री है तो मच नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वेरी ग्लैड। पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा वेरी लगेगा, तो मच ग्लैड की जगह पे वेरी ग्लैड हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी। अब बताओ तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसा वर्ब है बच्चे, बिफोर है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरी। देखो तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर भी तो देखो यहाँ पे ड्रंकिन है, ड्रंकिन कौन सा वर्ड है, ड्रंकिन मेरा वेथरी है, और वेथरी के साथ क्या लगता है, मच। अ मच ड्रंकिन मैन टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको बता रहा था कि वेरी कहाँ होता है, मच कहाँ होता है। एक और क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को बताइए क्या सही आंसर हो सकता है, सुपरलेटिव को लेकर के है, तो सोचो जरा क्या सही आंसर हो सकता है इसका। चलो देख लियोगे आई गेस, तो आइए मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है बाबू। देखो तो क्वेश्चन है राम विश्ड हर ऑल द मच बेस्ट फॉर हर एग्जाम। ये कैसा स्टेटमेंट है, तो सुपरलेटिव को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट लगा हुआ है, आर्टिकल द है, और द प्लस सुपरलेटिव के बीच में मच नहीं आता, इस जगह पे क्या होता है, वेरी होता है। क्या हो सकता है, वेरी। और अभी मैंने बोला था कि इसको दोनों तरीके से सुधार सकते हो, तो आइए बाबू दोनों तरीके से सुधारता हूँ। पहला आंसर हो जाएगा द वेरी बेस्ट, जो मैंने अभी सुधारा हुआ है। दूसरा आंसर जो इसमें हो सकता है वो हो सकता है क्या, यहाँ लिख के दिखाता हूँ। दूसरा आंसर हो सकता है कि मच को बाहर कर देते हैं, मच द बेस्ट। क्या हो जाएगा, मच द बेस्ट, क्योंकि अगर सुपरलेटिव के पहले मच लग जाए तो पॉसिबल है, बीच में मच पॉसिबल नहीं। तो पहला आंसर हो जाएगा द वेरी बेस्ट, और दूसरा आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका मच द बेस्ट। यहाँ पे वेरी लिख लो इस तरीके से, द वेरी बेस्ट। आई गेस समझ में आ गया होगा कि सुपरलेटिव के साथ भी द लग सकता है, कंपैरेटिव के साथ भी जो है हम लोग कंपैरेटिव के सेंस में मच का यूज करेंगे, पॉजिटिव के सेंस में वेरी का, और सुपरलेटिव के सेंस में दोनों लगता है। कंडीशन ये है कि द के बाद लगेगा वेरी और द के पहले लगेगा मच, बस यही कंडीशन और कुछ नहीं। तो आई गेस ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर यस तो चलिए थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग अगले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। अगले रूल्स में क्या है आइए दिखाने की कोशिश करता हूँ। एडवर्ब का नेक्स्ट पार्ट ये रहा बाबू, और इसी की बात मैं कर रहा था अभी कि कुछ चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बैड और गुड क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा किया कि कुछ चीज़ें बैड क्वालिटीज़ के साथ भी लगती है और कुछ बातें गुड क्वालिटीज़ के साथ भी लगती है। एक बार पूरा देख लो तो पता चल जाएगा, हालांकि लिखा हुआ है तो फिर ज़्यादा लोड तो लेना है नहीं। देखो बाबू, अगर कहीं पर रादर है, कईयों एग्जाम्स में आ चुके हैं रादर, फेयरली भी पूछ चुका है, तो रादर और फेयर में क्या फ़र्क है। तो बाबू रादर हमेशा एक एडवर्ब होता है और ये सिर्फ और सिर्फ बैड क्वालिटीज़ के साथ लगता है। रादर का यूज़ आप ऐसे सैल्डमली किसी के साथ नहीं कर सकते, रादर का यूज़ रैंडमली आप किसी के साथ नहीं कर सकते। इसका यूज़ जो होता है बाबू वो हमेशा से बैड क्वालिटीज़ के साथ लगा है, बैड क्वालिटीज़ के साथ। अब इसी का एक अपोनेंट है जिसका नाम है गुड क्वालिटीज़। गुड क्वालिटीज़ है किसके साथ, फेयर के साथ। तो जब कभी बच्चे आपको फेयर दिखाई दे तो फेयरली हमेशा गुड क्वालिटीज़ के साथ लगता है, रादर हमेशा बैड क्वालिटीज़ के साथ लगता है। फेयरली हमेशा गुड क्वालिटीज़ और रादर हमेशा बैड क्वालिटीज़ के साथ। आई गेस कि इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने रखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, भूल ना जाऊं इसलिए मैंने इनको पहले रखा हुआ है। फिर अभी मैं कुछ बड़ा रूल्स भी बताऊंगा। देखो बाबू क्या लिखा हुआ है कि रादर हमेशा बैड क्वालिटीज़ के साथ यूज़ होता है, फेयरली हमेशा गुड क्वालिटीज़ के साथ यूज़ होता है। सर पता कैसे चलेगा गुड क्वालिटी, अरे भाई अच्छे गुणों को पहचानना है। कुछ डिसक्वालिटी होता है जिसको अवगुण बोलते हैं, तो अवगुणों के साथ रादर और गुणों के साथ यूज़ करना है फेयरली का। इट इज डैश अ बोरिंग टॉपिक, तो बोरिंग कैसा क्वालिटी, खराब, क्या हो जाएगा रादर।
इट इज़ रादर अ बोरिंग टॉपिक। आपने कभी रादर यूज़ किया है या देखा होगा? तो बेटे रादर का यूज़ हमेशा एक ऐसा वर्ड के साथ यूज़ जो फ्रूटफुल ना हो, अजीब सा सुनने में लगेगा, मोनोटोनस, थकावट वाला वर्ड होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, इट इज़ रादर अ बोरिंग टॉपिक। इट इज़ रादर एन अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड कैसा वर्ड है भाई? ऐसा फैसला जो अनजस्टिफाइड है, किसी के हक में नहीं गया बात, तो अनजस्टिफाइड एक बैड क्वालिटी है। तो बैड क्वालिटी के साथ रादर लगना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा, दिस इज रादर एन अनजस्टिफाइड वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है बच्चे फैसला, एक ऐसा फैसला जो अनजस्टिफाइड है, ठीक है, गलत फैसला जिसको बोलते हैं, तो ये फैसला हो जाएगा। देखो ये बैड क्वालिटीज था, कौन कौन से बैड क्वालिटी थे? बोरिंग और रादर। अब एक वर्ड बनता है इधर, सर फेयरली वाले जरा बता दो। देखो बच्चे, सी इज अ डैश ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल कैसा वर्ड है? हाय हाय, ब्यूटीफुल पता नहीं, ब्यूटीफुल एक फेयरली वर्ड है, एक गुड क्वालिटी है। इससे बढ़िया क्वालिटी क्या हो सकता है? सुंदरता एक ऐसी चीज़ है, भगवान बोलते हैं हमेशा एडमायर करना चाहिए वरना पाप लगता है कि नहीं? तो अच्छे चीज़ों का हमेशा तारीफ करो, क्योंकि अच्छी चीज़ें तारीफ के लायक ही बनाई गई हैं। जैसे एक ब्यूटीनेस जो होता है, खुशी जो होता है, किसी की ऑनेस्टी जो होते हैं, ये सब के सब एक गुड क्वालिटीज़ के अंदर आते हैं। गुड क्वालिटी को हमेशा एडमायर करना चाहिए, है कि नहीं? सुंदर तो हमेशा सुंदर, अच्छी चीज़ें तारीफ के योग्य ही होती है। तो देखो क्या होगा, सी इज़ फेयरली अ बोरिंग, फेयरली अ बोरिंग नहीं, फेयरली, सी इज़ फेयरली अ ब्यूटीफुल गर्ल, फेयरली अ ब्यूटीफुल, दे आर फेयरली गुड इन देयर वर्क। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था। एग्जाम्स में आएगा, हालांकि भरने नहीं देता, एरर्स में आते हैं क्वेश्चन। बट देखो रादर के साथ गुड क्वालिटी के बैड, हालांकि ये एक्सचेंज करके ही आता है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि गुड को ये रादर के साथ लगा देता है, बल्कि होना वहाँ पे फेयर चाहिए था। तो प्रिपेयर्ड रहो, रादर खराब क्वालिटी के साथ और जो फेयर है ये गुड क्वालिटी के साथ यूज़ होगा। ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से देख लो आप लोग, फिर हम लोग स्किप करके अगले रूल्स की ओर चलते हैं। हो गया? चलो बाबू और दिखाता हूँ क्या सही आंसर हो सकता है। सो रादर बैड क्वालिटी और फेयरली गुड क्वालिटी के साथ। देखो बच्चे, सो इट इज डैश अ बोरिंग टॉपिक। ये तो अरे ये तो मैंने बता दिया ना, अरे मैं भी स्टूपिड हूँ यार, क्या एक ही चीज़ को भूल जाता हूँ कि ये मैंने पढ़ा दिया। भूलता बहुत हूँ मैं, पता नहीं, हमारे नाम वाले बहुत बोलते हैं, रोहित वाले जितने सब भूलते हैं यार, भुलक्कड़ है। और जैसे क्रिकेटर है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा, वो भी बहुत भूलते हैं। तो भाई रोहित के जीन्स में है क्या नाम से भूलना सारी चीज़ें? मुझे लगता है कि ये मैं भूलने की आदत है, वो बहुत सारे लोगों में। आ जाओ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, टू, TOO। आपने टू का आपने क्या यूज़ करा? सी इज टू ब्यूटीफुल। अरे बंधु रुक जाओ, टू का यूज़ हमेशा अच्छे क्वालिटी के साथ नहीं होता, टू का यूज़ हमेशा खराब क्वालिटी के साथ करते हैं। टू का मतलब पता है क्या होता है? टू का मतलब होता है कि भाई मोर देन इनफ, वो ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर है। ऐसे हो सकता है क्या? तो आपने नहीं बोलना है सी इज टू ब्यूटीफुल, आप बोलो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज टू ब्यूटीफुल गलत है, क्यों? क्योंकि टू हमेशा एक बैड क्वालिटी वाले वर्ड्स के साथ आता है। तो कंप्लीट वर्ड्स करने के लिए सी इज वेरी ब्यूटीफुल बोलना चाहिए, फुल स्टॉप, लग खत्म हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस कंटिन्यू है तो टू के साथ टू लग सकता है। अब ये क्या मैं प्रीफेस दे रहा हूं, आइए इसको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला सेंस कि सी इज टू ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलना चाहिए? सी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि टू हमेशा एक बैड क्वालिटी के साथ लगता है, वेरी किसी भी क्वालिटी के साथ लग सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, आज के क्लास में भी बताया मैंने कि वेरी एक कंप्लीट वर्ड होता है जो किसी के साथ यूज हो सकता है, लेकिन टू हमेशा बैड क्वालिटी के साथ लगता है। सो सिंपली से सी इज टू ब्यूटीफुल, नो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन सर अगर टू के साथ मैंने TO सिंगल O वाला को भी आता हुआ देखा है, तो क्या कुछ चीजें बदलती? ऑफकोर्स बदलती। ये दिखाता हूँ क्या होगा। तो बच्चे देखो क्या लिखा हुआ है, टू के साथ हमेशा बैड क्वालिटी लगेगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, ही इज टू डल, ही इज टू वीक, सी इज टू अगली। तो डल, वीक, अगली, ये कैसे 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 क्वालिटीज है? एकदम अनोइंग क्वालिटीज है, ये डिस क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं है,
ये अनोइंग क्वालिटीज है, और अगर ये अनोइंग क्वालिटीज है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो वर्ड होगा वो टू लगना चाहिए। तो ये मेरे पास एक सबूत के तौर पे मैंने कुछ स्टेटमेंट आपको दिखा दिया, लेकिन कुछ लॉजिक बनता है इसका कि अगर टू के साथ टू आ जाए। सबसे पहला बात कि टी डबल ओ के साथ सिंगल ओ ही आएगा। ये कंजंक्शनल एरर होता है कि टी डबल ओ के साथ कभी कभी आपको दैट लगा के दे देगा बेटा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। याद रखिएगा टी डबल ओ टू के साथ टी ओ टू ही लगता है, पहला बात। दूसरा, ये दैट जो लगता है बच्चे वो सो के साथ लगता है, दैट जो लगता है ये सो के साथ लगता है। इसका जो रूल है वो ये है बच्चे कि जो मतलब टू और टू का होता है, सिमिलर मतलब सो और दैट का होता है। सो और दैट मैं आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगा, सो और दैट यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी बस इतना याद रखते हैं कि टी डबल ओ के साथ टी ओ टू लगता है, जो एक बैड क्वालिटी के साथ लगने वाला वर्ड है। जैसे ही टी डबल ओ टू के साथ लग जाए, ये किसी भी क्वालिटी के साथ लग सकता है, ये किसी भी क्वालिटी के साथ लग सकता है। अच्छा, कब ये लगेगा? जब इसका जोड़ीदार आ जाए, इसका पावर दुगना हो जाता है। जब पावर दुगना हो गया तो काम भी दुगना हो जाएगा, फिर ये किसी के साथ भी लग सकता है। ठीक है, तो सब पानी पीने दो। ये मैंने लिखा है कि अगर सिर्फ टी डबल ओ टू रहे तो वो बैड क्वालिटी के साथ, लेकिन जैसे टी डबल ओ टू एक अपने कंजंक्शन के साथ आ जाए, ये किसी के साथ भी लग सकता है, ये किसी के साथ भी लग सकता है। टी डबल ओ टू विथ एनी क्वालिटी, अगर ये अपने जोड़ीदार के साथ आ जाता है तो अब आपके पास देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक सेंटेंस है। क्या क्या लिखा हुआ है? सी इज टू ब्यूटीफुल, जो कि एक गलत लाइन है, क्योंकि ब्यूटीफुल कैसा वर्ड है? ब्यूटीफुल एक गुड क्वालिटी है। ब्यूटीफुल कैसा क्वालिटी है? एक गुड क्वालिटी। और अगर ये गुड क्वालिटी है बच्चे, तो गुड क्वालिटी के साथ कभी भी हम लोग क्या यूज नहीं करते? टू का यूज नहीं करते। यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए था? वेरी। क्या हो जाएगा? सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू को काट दो, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज वेरी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं इस अंदाज में बोलूं कि सी इज टू ब्यूटीफुल, अगर सेंटेंस यहीं तक रुक जाता तब तो ये गड़बड़ हो जाता, लेकिन चूंकि सेंटेंस क्या है? आगे कंटिन्यू है। सी इज टू ब्यूटीफुल टू मैरी विथ एनी पर्सन, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फर्क देख रहे हो कि एक समय टी डबल ओ के साथ सेंटेंस कट जाता है और एक समय टी डबल ओ के साथ सेंटेंस लग जाता है। बशर्ते क्या होना चाहिए कि सेंटेंस का कंटिन्यूएशन होना चाहिए और टू के साथ टू लगा होना चाहिए, और अगर सेंटेंस रुक गया यहीं तक तो ये हमेशा बैड क्वालिटी के साथ ही जाएगा। जैसे कि इस सेंटेंस में अगर ब्यूटीफुल तक रुक जाता तो सेंटेंस टू ब्यूटीफुल नहीं वेरी ब्यूटीफुल हो जाता। चूंकि सेंटेंस जारी है, इसके साथ कंजंक्शन टू लगा है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ये नो एरर। बात समझ में आया? तो आई गेस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, सॉरी, कि टू का यूज़ हमेशा बैड क्वालिटी के साथ करते हैं, लेकिन टू के साथ अगर टू आ जाए तो ये किसी भी क्वालिटी के साथ यूज हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो इतने सारे छोटे रूल्स पढ़ने के बाद अब शायद हम लोग को एक बड़ा रूल्स पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आइए बताता हूं मैं अगले एक बड़े रूल्स को। हाँ, तो ये एक ऐसा रूल है, बोलते हैं ना हर चैप्टर में एक डिसाइडिंग रूल्स होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। एडवर्ब में कुछ ऐसे ही रूल्स में से एक है ये वाला रूल्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट रूल्स के अंदर आता है ये, वन ऑफ द फाइनेस्ट रूल्स के अंदर। तो थोड़ा सा समय देते हैं, 5 से 7 मिनट, उसके बाद फिर मैं आपको छोड़ दूंगा आराम से, क्योंकि हम लोग 2 से 3 फ्रैक्शंस वीडियोस और बनाएंगे एडवर्ब को लेकर के, ताकि बहुत लेंदी ना हो, कम कम जाए लेकिन दिमाग में रहे। ठीक है, रुके, एक ही बार दबा के दे दूं तो कोई फायदा नहीं। क्या है बच्चे? अच्छा, ये डुबल क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ है इसका स्पेलिंग में। ठीक है, ये स्पेलिंग गड़बड़ है, मैं सुधार दूंगा इसको अगले पीपीटी। डबल नेगेटिव्स, DOUBLE, DOUBLE, डोबल नहीं होगा, डबल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा डबल नेगेटिव्स। मतलब इसका जो नोट है बच्चे, यहाँ में लिखा हुआ है कि द गिवन फॉलोइंग वर्ड्स विल नेवर टेक नॉट। मतलब इन सारे शब्दों के साथ कभी भी क्या नहीं लगाओगे बच्चे? नॉट नहीं लगाओगे।
जितने भी शब्द दे रखे हैं किसी के साथ नॉट नहीं लगाओगे। जितने वर्ड्स दे रखे हैं किसी के साथ नॉट नहीं लगेगा, किसी के साथ नॉट नहीं लगेगा। ये सबसे पहला समरी याद रखना कि दिए गए सारे शब्दों के साथ किसी भी परिस्थिति में हम लोग क्या नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, किसी भी सूरत पर नॉट नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगता, आइए इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं बाबू, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड्स। किसी भी शब्द के साथ आपको क्या करना है, नॉट नहीं लगाना है। इसके पीछे का रीजन ये है बाबू कि इन सारे शब्दों में ऑलरेडी ना छिपा हुआ है। जैसे हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, इनका अर्थ क्या होता है, ना के बराबर। तो ना तो ऑलरेडी इसके अंदर है। फॉरबिड का मतलब होता है निषेध करना, निषेध में ही ना छिपा हुआ है। डिनाई, रोकना, ना। डिटेस्ट, मना करना। अनटिल अनलेस, इनका हिंदी होता है जब तक नहीं। अनटिल अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा। और आपके लिए सबसे नया वर्ड होने वाला है बोथ, कि सर बोथ के साथ नॉट नहीं लगता, ऐसा कैसे हो गया। मैंने बचपन से सुना है बोथ के साथ नॉट किसी को बोलते हुए, लेकिन आज पहली बार सीख रहे हो बोथ के साथ नॉट नहीं लगाना है। और क्यों, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे कुछ और बातें लिखा मैंने। सबसे पहला बात कि इन सारे शब्दों के साथ नॉट नहीं लगाओगे। दूसरा बात, अनटिल और अनलेस के साथ कुछ रूल्स है बच्चे। क्या, अनटिल और अनलेस दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, हिंदी लिख लीजिएगा, जब तक नहीं। और इनका जो रूल है वो ये है बच्चे कि अनटिल और अनलेस के साथ नॉट और विल का यूज़ नहीं होगा। जहाँ पर अनटिल अनलेस यूज़ होगा वहाँ विल का यूज़ नहीं होगा, वहाँ नॉट का यूज़ नहीं होगा। सर नॉट का यूज़ तो समझ में आ गया कि डबल नेगेटिव्स हो गया, विल का यूज़ क्यों नहीं होता ये बताइए। तो बेटा विल का यूज़ क्यों नहीं होता ये मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो होच पोच हो जाएगा, दिमाग डाइजेस्ट नहीं करेगा, सारा जो है वो भी निकल जाएगा। धैर्य से धीरे धीरे चलते हैं। याद रखना अनटिल अनलेस के साथ विल का यूज़ नहीं करते। उसके बाद है लेस्ट। लेस्ट के साथ बच्चे हमेशा वुड का यूज़ कीजिएगा और नॉट का यूज़ नहीं कीजिएगा। जो यूज़ होगा वो साइन किया हुआ है, जो यूज़ नहीं है वो काट दिया गया है। तो यही मैंने बोला है बच्चे कि लेस्ट के साथ वुड और नॉट नहीं लगेगा, इन दोनों के साथ नॉट और विल नहीं लगता है। और इन सारे शब्दों के साथ नॉट तो ऐसे भी नहीं लगता है। चलिए आइए क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रूल्स थे जो मैंने बता दिया बाबू। फिर बोथ को लेकर के भी कुछ रूल है। चाहता तो मैं यहीं पर ऐसे स्टार बना के लिख देता कि बोथ के साथ नॉट क्यों नहीं लगता है और इसके बदले क्या यूज़ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊँ उसके बाद ही आंसर बताऊँ। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इस जगह पे बताता हूँ कि क्या क्या आंसर हो सकता है। तो लिखा हुआ है माई फादर फॉरबेड मी नॉट टू मीट माई नोमैड फ्रेंड्स, कि मेरे पिताजी फॉरबेड करते हैं मुझे, मना करते हैं मुझे क्या करने से, मेरे आवारा दोस्तों से मिलने के लिए। होता है ना आपके पिताजी आपको मना करते रहते कि तो अपने दोस्तों को क्यों नहीं छोड़ देते। तो पिताजी को क्या पता कि उनके बेटे का सुकून ही उनके दोस्तों से है। दोस्त भाई आजकल के ज़माना में आपके को हो ना हो ब्रदर एक होना चाहिए, वो ब्रदर के साथ साथ आपका एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ सब कुछ शेयर करे। आई हैव वन, आपके पास भी होना चाहिए, जो मेरी हर दुख सुख परिस्थितियों में मेरे साथ खड़ा होता है वो। तो क्या हो जाएगा, माई फादर फॉरबेड मी नॉट टू मीट माई नोबेड फ्रेंड्स। तो बच्चे मैंने क्या बताया था कि फॉरबेड के साथ नॉट का यूज़ नहीं करोगे, पढ़ोगे तो और सुंदर लगेगा। पढ़ के देखो, माई फादर फॉरबेड मी टू मीट माई नोमैड फ्रेंड्स, मेरे पिताजी मना करते हैं क्या करने से, मेरे आवारा दोस्तों से मिलने के लिए। एक और क्वेश्चन है कि सी हार्डली नॉट मेक एनी फ्रेंड्स, क्या बेतुकापन है, ये तो पढ़ने से भी खराब लग रहा है। तो हार्डली के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, जल्दी चलो अन्यथा यू वुड नॉट फेल, रन फास्ट लेस्ट यू वुड नॉट फेल। अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब कुछ और होना चाहिए। अच्छा वर्क हार्ड होना चाहिए यहाँ पे, वर्क हार्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मिस टाइप है। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड नॉट फेल, तो भाई एरर तो मुझे पकड़ना था, लेस्ट के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल, मेहनत अच्छा करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, ये इसका बोलने का तात्पर्य था। द टीचर डज नॉट फॉरबिड, ये हो ही नहीं सकता फॉरबिड के साथ नॉट। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिएगा, आपको सिर्फ नॉट नहीं हटाना है बच्चे। जब कभी भी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगा रहे हैं नेगेटिव में, और अगर मुझे हटाना पड़ जाए तो सिर्फ नॉट नहीं हटता, ये पूरा फ्रेज हट जाएगा। डज नॉट हट जाएगा, डिड नॉट हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, तो यहाँ पे सब हटेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस होता है बच्चे, उसका नेगेटिव डू डज डिड से बनता है। तो मैं इसको नेगेटिव तो बनाना नहीं है, मुझे सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव रखना है, नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि सोच नकारात्मक है शब्द को लेकर के। तो यहाँ से आपको क्या हटाना पड़ जाएगा, डज को हटाना पड़ जाएगा। लेकिन द टीचर सिंगुलर है, यहाँ पे फॉरबिड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉरबिड्स। द टीचर फॉरबिड्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब इज सिंगुलर। उसके बाद है ही डिड नॉट, फिर से वही बता, डिनाई, ही डिड नॉट फॉल्टली डिनाई, तो डिनाई के साथ तो नहीं लगेगा, ये पूरा हट जाएगा। ही डिड नॉट फॉल्टली डिनाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिनाइड, क्योंकि आप सभी को पता है डू डज, ये डिड का यूज भेटू में करते हैं, तो भेटू का यूज हो जाएगा यहाँ पे डिनाइड का। ठीक है, बेसिक समरी है। अनटिल शी डज नॉट फिनिश, इसके साथ विल नहीं लगाना है और नॉट नहीं लगाना है, तो नॉट तो विल तो है नहीं। अच्छा, ये वाला विल मत बोल देना, ये दूसरा सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस में विल नहीं होना चाहिए था, फिलहाल डज नॉट भी यूज नहीं होगा। अनटिल सी फिनिशेस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अनटिल सी फिनिशेस ऑल हर वर्क सी विल नॉट लीव द ऑफिस, ये सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अनलेस में एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, मतलब मिस स्पेल्ड है बहुत सारा। अनलेस यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, फिर से इस विल को मत लेना, ये दूसरा है, यहाँ पर अनलेस के साथ डू नॉट नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे स्टडीज मत कर देना, अब सब्जेक्ट प्लूरल है, यू के साथ भी वन लगेगा, स्टडी, बिल्कुल सही है। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन है और यहीं से आपको दिखाई देगा आइदर, बोथ के साथ, क्या दिखाई देगा, बोथ के साथ बच्चे। देखो, सी इज आइदर डम्ब और डीफ, सी इज आइदर डम्ब। अच्छा, इतने सारे एरर्स कैसे हो गए यार, यहाँ पे के नहीं होगा, मैं सुधर रेक्टिफाई करूंगा अभी। सी इज आइदर डम्ब और डीफ इफ नॉट बोथ, बच्चे कभी भी बोथ के साथ नॉट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने नॉट हटा दिया मतलब चेंज हो गया। देख लो, यहाँ बोल रहा था अगर दोनों नहीं तो एगो है, लेकिन जैसे आपने नॉट हटा दिया इसका मतलब हो गया अब दोनों। तो आप बोथ के साथ नॉट रखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन सबसे बड़ी बात कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ जाता है जब नॉट हटाएंगे, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा, जो था नहीं वही हो जाएगा। तो याद रखना बच्चे, बोथ के साथ कभी भी हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, बोथ के साथ यूज ही नहीं करेंगे नॉट का, और जब भी नॉट दिया रहे अब बोथ की जगह पे ये दोनों कट जाएंगे। सही आंसर कर दो नाइदर, सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। सर आइदर भी तो दो होता है, तो आइदर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा था, सेंटेंस नेगेटिव बनाना चाह रहा था, नेगेटिव तो नाइदर होता है, आइदर तो पॉजिटिव होता है, इसलिए आइदर यहाँ पे नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। तो ये रहा ओवरऑल समरी फ्रॉम माय साइड। अगर कोई पॉइंट्स में दिक्कत है एक बार पीछे जा करके देख लीजिएगा। रिवीजन जैसा होगा डिवीजन वैसा होगा, क्योंकि जैसा रिवीजन वैसा डिवीजन ये पुरानी कहावत नहीं है, ये एक कटु सत्य है जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। रिवीजन करते रहो, डिवीजन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय।